Bismillahirrahmanirrahim. I am Rida Naim, roll number 47, and today we will be discussing the chemistry of coffee. हम सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी नॉट ऑन डेली बेसिस लेकिन कभी ना कभी कॉफ़ी ज़रूर पी है. इट कैन आइदर बी कोल्ड कॉफ़ी और एनी सॉर्ट ऑफ कॉफ़ी विद क्रीम कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, किसी भी किस्म की कॉफ़ी हो सकती है. सो आज हम देखेंगे कि उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, वाई इट टेस्ट लाइक इट, हाउ इट इज़ मेड, और इसकी स्मेल, अरोमा, ईच एंड एवरीथिंग क्या वजह है जो हर एक चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है, क्या मतलब एक इसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे. So firstly we are going to do what we are going to discuss is the history of coffee कि किस तरह से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से हमारे पास आई और किस तरह से इवॉल्व हुई, मॉडिफाई हुई, और आज की जो कॉफ़ी यानी जो आज मार्केट में अवेलेबल है वो किस तरह से इवॉल्व होकर यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है. सो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट daily, about a billion people drink coffee throughout the world. So, this most widely used coffee originated from the first thing that it was originated is in Ethiopia. अब हुआ क्या कि उस टाइम पे कल्डी नेम जो था वो यूज़ किया जाता था कॉफ़ी प्लांट के लिए. अब जो गोट्स थे वहाँ के, उन्होंने जब वो प्लांट का फ्रूट खाया, इट वाज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ चेरी. तो जब उन्होंने वो फ्रूट खाया तो हुआ ये कि उनके अंदर एनर्जी आ गई, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो गए. अब वो जब गॉड ने फीसेस रिलीज़ किए या एक्सक्रीशंस किए तो उनके अंदर जो प्रेजेंट थे सीड्स, उनको एक्सट्रैक्ट किया गया. लोगों ने देखा कि बहुत स्ट्रेंज थिंग है तो उन्होंने उसको मतलब वहाँ से निकाला, उसको क्लीन किया और उसके बाद उसको एज अ ड्रिंक जो है ना वो यूज़ करना शुरू किया, विच प्रोवाइडेड एनर्जी टू दैम एज वेल. ये पुराना तरीका था जिससे कि जो कॉफ़ी सीड्स थे वो कलेक्ट किए जाते थे. दे डिडंट यूज टू क्लीन द प्लांट और समथिंग लाइक दैट. अब हुआ ये कि जो 3 मेन रीजन्स हैं इथोपिया के, जो रीजन था हमारे पास, वहाँ पर हुआ ये कि 3 मेन रीजन्स थे जो कि जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी कॉफ़ी प्लांट्स, नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे थे: हरार, गिम्बी एंड सिडामो. अब नेक्स्ट जो इसका दूसरा जो हमारे पास एक्सपेंसिव कॉफ़ी थी, यानी मज़ीद फिर डिफरेंट जगह पर और भी इंडोनेशिया में, थाईलैंड में कॉफ़ी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई. अब वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी? पाम सिविट इन इंडोनेशिया. पाम सिविट जो ऑर्गेनिज्म थे दिस यूज टू ईट दोज चेरी प्लांट्स, और उनके फीसिस के अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते थे उनको क्लियर किया जाता और उसको कॉपी लुवाल के नाम से जो है वो यूज़ किया जाता था. एंड दीज सीड्स वर सेल्ड अराउंड 600 bucks पर केजी, और इट वाज रियली एक्सपेंसिव एट दैट टाइम. और दूसरी तरफ थाईलैंड में एलिफेंट्स सेम काम कर रहे थे. एंड द कॉफ़ी टाइप वाज ब्लैक आइवरी. ये जो थाई कॉफ़ी है उसका नाम था उस टाइम पे, और इट वाज फॉर अराउंड 1100 bucks पर केजी. इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव फॉर द टाइम बीइंग. अब जो सबसे ज़्यादा मेनली यूज दो फॉर्म्स है कॉफ़ी प्लांट की, एक है अरेबिका और दूसरी है रोबस्टा. वी विल डिस्कस देम फर्दर. यू कैन सी हियर अरेबिका इज यूज 70% वर्ल्ड वाइड and robusta is used approximately 25% worldwide, और बाकी 5% दूसरे टाइप की कॉफ़ीज़ होती हैं. रोबस्टा जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाई जाती है, जो कि हायर लोअर ऑल्टीट्यूड्स पर होती है, जबकि जो अरेबिका है वो हायर ऑल्टीट्यूड्स पर ग्रो की जाती है. जो कंजम्पशन है कॉफ़ी की, अगर हम वो देखते हैं तो टॉप 5 कंट्रीज़ जो इस टाइम पे पूरी दुनिया में कंज्यूम कर रही हैं कॉफ़ी, दे आर नीदरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड. ये 5 वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कॉफ़ी की कंजम्पशन हो रही होती है. नेक्स्ट हमारे पास कॉफ़ी जो पी जा रही है इन द रिसेंट डेज, उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ आ सकती हैं. आजकल बहुत कॉमन एक स्टार्ट भी हुआ था डेलगोना कॉफ़ी, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हेयर. जस्ट जो हमारे पास मेन 5 टाइप आ जाती हैं कॉफ़ी की, इट कैन बी आइदर द ब्लैक कॉफ़ी नेम्ड एज एस्प्रेसो, which is evolved in which was basically originated in Italy.
इट इज़ एन इटालियन वर्जन ऑफ कॉफ़ी. उसके बाद कैपेचिनो विच इज़ क्रीम कॉफ़ी, अमेरिकानो विच इज़ अ शॉर्ट ऑफ एस्प्रेसो इन्फ्यूज विद हॉट वाटर. एस्प्रेसो के अंदर अगर मज़ीद पानी ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स अमेरिकानो. इसके अलावा मोचा इज़ बेसिकली रिगार्डेड टू प्लेस मोचा. इट इज़ ग्रोन इन मोचा और उसके अंदर चॉकलेट सिरप ऐड किया जाता है तो उससे वो मोचा कॉफ़ी बन जाती है. इसके अलावा लेटे इज़ द कॉफ़ी विद लॉट ऑफ फॉर्म. तो ये कुछ बेसिक से बिल्कुल टाइप्स हैं कॉफ़ी की. आई नो यू विल बी वांटिंग टू हैव बट we can't. खैर, फॉर्म्स ऑफ कॉफ़ी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस जो हमने इससे बात की अरेबिका और रोबस्टा. ये दो मोस्ट कॉमनली जो यूज फॉर्म्स है कॉफ़ी की. अब जो अरेबिका है वो वंस अगेन 70% एंड रोबस्टा इज अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30%. अब जो रोबस्ट अरेबिका है इसके सीड्स में जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ अ लिटिल बिट लॉन्गर एंड इट इज़ अ लिटिल बिट राउंडर देन द अदर. जो अरेबिका है उसका एक माइल्ड अरोमा और टेस्ट होता है और इट कंटेन्स अ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कैफीन. जबकि जो रोबस्टा है उसका टेस्ट बिटर होता है, वो स्ट्रॉन्गर होती है और जो कैफीन कंटेंट है वो डबल होता है एज कम्पेयर टू अरेबिका. Nextly, you can also see the difference between the plants. In Arabica जो पूरी ब्रांच है उसके साथ साथ पूरे पे आपको ऑलमोस्ट फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं. जबकि जो रोबस्टा है उसके अंदर although they are not ripe but you can see the clusters present all over the branch. नेक्स्ट हमारे पास कॉफ़ी बीन्स जो आते हैं ऑल दीज वो किस तरह से कॉफ़ी प्लांट या फिर कॉफ़ी चेरी जिसे हम कह देते हैं जो फ्रूट होता है कॉफ़ी प्लांट का उसके अंदर से किस तरह से आते हैं. सबसे पहले जो कॉफ़ी बीन्स हैं दे आर बेसिकली कलेक्टेड. यू कैन ऑल्सो से द चेरीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट. अब इसके दो तरीके होते हैं. आइदर दे आर हैंड पिक्ड जो कि राइप हुई होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनको मतलब मैनुअली वहाँ से जो हार्वेस्ट किया जाता है, या फिर दूसरा काम ये किया जाता है कि इनको पूरी की पूरी ब्रांच के ऊपर जितना फ्रूट होता है वो सारा का सारा एक साथ कलेक्ट कर लिया जाता है और देन जो राइप होते हैं उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है. उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक यानी कि चेरी से बीन्स के लिए भी दो मज़ीद हमारे पास तरीके होते हैं. या तो इनको वॉश किया जाता है, क्रश किया जाता है और उसके बाद उनको सेपरेट आउट किया जाता है. इससे फ्लेवर उतना इन्हांस नहीं होता. जो दूसरा मेथड है वो ये है कि इनको पहले सनलाइट में रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो 10 से 12 दिन इनके अंदर फर्मेंटेशन करते हैं और इसका टेस्ट मज़ीद इन्हांस हो जाता है. अब जो पल्प है वो डिकम्पोज हो जाएगा और जो बीन्स है वो अंदर से मज़ीद जो है ना उनका फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा और फिर उसके बाद उनको सेपरेट कर लिया जाता है फ्रॉम द पल्प. After that they are roasted or you can see the groove. I will talk about this groove later on जो कि आपको यहाँ पे इतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कॉफ़ी रोस्ट हो रही है उसके अंदर वो groove मज़ीद वाज़ेह होता जा रहा है. There is also a science behind this, so we will discuss that later. अब जो रोस्टिंग है बीन्स की वो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट होती है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होती है ऑफ ईच ब्रांड दैट इज़ प्रोड्यूसिंग इट या फिर ईच टाइप ऑफ कॉफ़ी दैट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड. नेक्स्ट हमारे पास अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉफ़ी की, कि जो इसका टेस्ट है, जो इसका अरोमा है, इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारा कुछ किस बेस पर आ रहे हैं, जो हमारे हमारे पास जो कंपोजिशन है उसका क्या रिलेशन है इन सब चीज़ों के साथ. सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉफ़ी अरेबिका. हम इसलिए कॉफ़ी अरेबिका को डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन प्लांट. मतलब जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा होता है. हमारे टेस्ट जो हम फेमिलियर हैं जिस प्लांट के साथ. अब हम देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर है वो ग्रीन, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे ग्रीन और रोस्टेड बीन्स को. जो ग्रीन बीन्स है उनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रोस्टेड वन. अब जो मैंने बात की थी पहले ग्रूव की जो हमें नज़र आ रहा है सीड्स के दरमियान, जब हम रोस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो मॉइस्चर है ना ये बेसिकली एक्सपैंड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज. अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ दे विल एक्सपैंड और उनके पास कोई जगह नहीं है कि वो बाहर निकल सकें. सो व्हाट हैपेंस इज द बीन इज बेसिकली टू बीन्स आर जॉइंड टुगेदर. तो जो सेंटर में जो ग्रूव है वहाँ से बीन बर्स्ट करता है और वहाँ से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं जिसकी वजह से वो ग्रूव हमें नज़र आ रहा है.
और इसी वजह से जो मॉइस्चर है वो सारा एवेपोरेट कर गया और बहुत डिक्रीज होता है। प्रोटीन्स जो है वो बल्कि इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा फैट्स जो हैं, लिपिड्स हैं बेसिकली, वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। शुगर की अमाउंट बहुत डिक्रीज हो जाती है बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वो एवेपोरेट कर जाते हैं। जो डेक्सट्रोज है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ऐश की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ड्राई mass of green seeds is way more less than that of roasted ones because उसके अंदर moisture ज़्यादा है। कैफीन कंटेंट भी कम हो जाता है अप टू 40%। और जो क्लोरोजेनिक एसिड्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसकी वजह हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब जो कंपोनेंट्स बाय वेट, ये अब हम बात कर रहे हैं रोस्टेड बीन्स की। कंपोनेंट बाय वेट रोस्टेड बीन्स में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो उसके वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक उसके अंदर हमारे पास होते हैं पॉलीसेकेराइड, जो दूसरे हमारे पास होते हैं लिपिड्स। जो पॉलीसेकेराइड है उसमें अरेबिका में सबसे कॉमन अरेबिनोज शुगर होती है विच इज C5H10 एंड O15। यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। लिपिड्स के केस में या फैट्स जिन्हें आप कहते हैं, उनमें दो हमारे पास होते हैं, एक पाल्मिटिक एसिड विच इज अ सैचुरेटेड लिपिड एंड अ लिनोलिक एसिड विच इज अनसैचुरेटेड वन। अब बात करते हैं कॉफ़ी का टेस्ट बिटर की होता है। हमने इसकी कंपोजिशन देखी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड होते हैं जो कि 8% तक होते हैं। अब जब हम कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट कर रहे होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो रही होती है। पहले बात करते हैं कि कितने टाइप के क्लोरोजेनिक एसिड जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 40 काइंड्स ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड हमें ग्रीन कॉफ़ी बीन्स के अंदर आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो होता है 5-कैफियोलिक्योनिक एसिड, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका ये होता है। अब द थिंग इज, जो क्लोरोजेनिक एसिड कंटेंट होता है ना, जब कॉफ़ी बीन्स को हम रोस्ट कर रहे होते हैं इस टाइम पे वो डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि वो रिएक्ट कर देता है और फॉर्मेशन देता है क्विनोलेक्टोन्स की, फिनाइल इंडेन्स की और मेलानोइडेन्स की। ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि बिटर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं कॉफ़ी को, और दूसरा उसका अरोमा देते हैं। अनरोस्टेड बीन्स won't be bitter because they have just simple chlorogenic acids, लेकिन जब रोस्ट हो जाते हैं उस टाइम पे उनके अंदर बिटरनेस आ जाती है इन कंपाउंड्स की वजह से, इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की वजह से, जो कि बनते हैं क्लोरोजेनिक एसिड की डिकम्पोजिशन से। So now we know why our coffee tastes bitter. Next हमारे पास है effects of coffee, how coffee affects our body. कैसे हमें एनर्जेटिक कर देती है कॉफ़ी, एकदम से हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, वी फील सो मच रिफ्रेश्ड एंड सो मच लेस फटीग जो है वो ख़त्म हो जाती है प्रॉपर हमारी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैफीन प्रेजेंट है ना कॉफ़ी में, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस। क्यों? क्योंकि जो आप देख सकते हैं ये रिंग और ये रिंग, दे आर वेरी सिमिलर। जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन इज बेसिकली अ हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फटीग कॉज्ड इन आवर बॉडी। जब हम इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं फर्दर, पहले हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं सिमिलैरिटीज़ कि जो कैफीन है उसके स्ट्रक्चर में और एडिनोसिन के स्ट्रक्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। द रिंग यू कैन सी। अब होता क्या है, एडिनोसिन इन आवर बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, एडिनोसिन रिसेप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि जब हम सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे दे आर फ्री। जैसे जैसे थ्रू आउट द डे वी स्टार्ट वर्किंग, एडिनोसिन की प्रोडक्शन होती है और वो एडिनोसिन आके उन रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाता है, विच टेल्स अस दैट यू आर टायर्ड नाउ, यू नीड टू टेक रेस्ट। दिस इज अ नॉर्मल साइकिल। अब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि वो फटीग हम ख़त्म करना चाहते हैं, वी नीड टू वर्क मोर, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तो हम कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे होते हैं, विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंज्यूमिंग कॉफ़ी, के हम अपनी फटीग को या फिर अपने जो है ना वर्किंग आवर को, अपनी डिजीनेस को ख़त्म कर सकें और एक्टिव हो सके, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाए बेसिकली। तो ड्यू टू द रिसेम्बलेंस, कैफीन उन रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाती है जिसकी वजह से एडिनोसिन अटैच नहीं हो पाता। अब यू कैन सी हेयर, अगर कैफीन अटैच हो रही, कैफीन के वो इफेक्ट्स नहीं होंगे जो एडिनोसिन के होंगे, कि वो डिजनेस कॉज करेगा, वो फटीग कॉज करेगा और हमें नींद आना शुरू हो जाएगी, ये सारे कॉजेज कैफीन नहीं करता। तो अगर कैफीन अटैच हो जाता है ब्रेन के उन एडिनोसिन रिसेप्टर्स के साथ, तो वो वाला काम नहीं कर रहा जो एडिनोसिन ने करना था, तो हमारे रिसेप्टर्स जो है वो सैचुरेट हो गए, एडिनोसिन वहाँ पर अब अटैच नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से हमें एक एनर्जी मिल जाती है और वो उसको रिप्लेस कर देता है।
अब वन थिंग दैट हैपन्स इज कि जब एडिनोसिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, स्टिल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो हमारा ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा रिसेप्टर्स जनरेट करना शुरू कर देता है कि ताकि वो एडिनोसिन जो फ्री प्रेजेंट है उसको बाइंड कर सके। अब ज़्यादा रिसेप्टर्स अगर प्रोड्यूस होंगे तो फिर हमें कैफीन की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। हमने 1 कप कॉफ़ी पीनी शुरू की, शुरू में तो उसका इफेक्ट था, लेकिन लेटर ऑन जब रिसेप्टर ज़्यादा हो गए ऑब्वियसली दोबारा से एडिनोसिन इनसे अटैच हो सकता है, तो उसकी वजह से जो कैफीन कंटेंट है हमें वो भी मज़ीद फिर चाहिए होगा। यानी हम स्टार्ट करेंगे 1 कप से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्रेन उससे इम्यून हो गया, यू कैन से इन अ वे, फिर हमें 2 कप्स पे जाना पड़ेगा, 3 कप्स, और इस तरह से हमें उसकी एडिक्शन हो सकती है, कैफीन एडिक्शन। अब अगर हम कॉफ़ी छोड़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट कि हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम करें, इससे और बहुत से जो हैं फैक्टर्स जनरेट होते हैं, हमारे स्टमक को ये इफेक्ट करती है, हमारे लिवर को इफेक्ट करती है, ब्लड में और बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट वे। तो हम क्या करते हैं, हमने कैफीन अपनी कम कर दी या फिर हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं बल्कि, तो उन पे ऐसा ऐसा कैफीन कम है, तो फिर एडिनोसिन आकर अटैच होना शुरू हो जाएगा। अब एडिनोसिन जब अटैच होगा तो फिर रिसेप्टर्स ज़्यादा थे, एडिनोसिन और ज़्यादा अटैच होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें पहले से भी ज़्यादा थकावट होना शुरू हो जाएगी। पहले हमें कम थकावट हो रही थी, अब हमें उससे भी ज़्यादा थकावट होगी, तो दिस विल मेक अस इवन मोर फटीग्ड, और होगा ये कि हमें फिर छोड़ने मुश्किल होगी, कॉफ़ी पे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, बिकॉज वी गॉट एन एडिक्शन, उसने हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्टर्ब करके रख दिया। सो वी विल बी फेसिंग वेरी डिफिकल्टीज, सो मच डिफिकल्टीज इन क्विटिंग टू ड्रिंक कॉफ़ी। सो दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी। हमने डिस्कस किया किस तरह से कॉफ़ी स्टार्टेड, और ओरिजिन क्या था, और हाउ इट इवॉल्व, और क्या परसेंटेजेस हैं जो कि कंजप्शन की, हमने उसकी कंपोजिशन परसेंटेज देखी, फिर हमने उसका ड्राई वेट देखा, हमने देखा कहाँ से वो हमें कॉफ़ी बीन्स कहाँ से मिल रहे हैं, हाउ आर दे रोस्टेड, द प्रोसीजर, और फिर हमारे ब्रेन पर वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, और उसके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ से हमारे पास क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। So that was pretty much. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.